आज इस सेशन में मैं आपको यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह आप खुद से घर में बैठ के यूएसए में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें खुद आप घर बैठ के कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं कि आपको किसी की कोई बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें खुद से आपको ऑनलाइन बैठ के सर्च करनी पड़ेंगी या मैं आपकी हेल्प आउट यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ कि आप सारी चीज़ें खुद से कर सकें। आपको किसी भी कंसल्टेंट की या किसी भी एजेंट की ज़रूरत ना पड़े और ना ही आप किसी को फ़ी पे करें। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी खुद एफ़र्ट करें। इस सारी आज की सेशन के अंदर 14 अप्रैल 2021 में इस सेशन के अंदर मैं काफ़ी हद तक आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं और अमेरिका में पहुँच सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, पेंडेमिक के अंदर 2019 से 2020 से पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ट्रैवल के ऊपर और वीज़ा पॉलिसीज़ के ऊपर। बट नाउ यूएसए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीज़ा ऑफर्स कर रहा है ऑल द इंटरनेशनल विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ा अब दोबारा से अप्लाई किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीज़ा स्टैम्प किए जा रहे हैं। इसलिए ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त यूएसए का वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके चांसेस मोर देन 90% हैं कि आप वीज़ा हासिल कर लेंगे और अमेरिका पहुंचेंगे और एक अच्छा फ्यूचर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आज के सेशन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था कि आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को खुद समझें और ख़ुद से ये सारी चीज़ें समझ के खुद से एडमिशन अप्लाई करें और ख़ुद से वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन फिर भी जहां आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट करूँगा। सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करता हूँ आइट्स और टॉफल के मतलब, सबसे पहले हम आज इसकी आउटलाइंस को डिस्कस सबसे पहले करते हैं कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइट्स और टॉफल रिक्वायरमेंट्स के मतलब कि क्या ये रिक्वायर है या नहीं है। इसी तरह कोर्स आपने कैसे सर्च करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है। इसके अलावा मैं बैंक स्टेटमेंट के मतलब बताऊँगा कितनी फ़ंडिंग आपको चाहिए अपनी स्टडी के लिए और यहाँ पे आने के लिए, और बैंक के रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप ये मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इसी तरह एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह आपने एडमिशन सिक्योर करना है और आपको ताकि आपको I-20 इशू हो सके। इसी तरह वीज़ा एप्लीकेशन के मतलब भी आपको सारा गाइड करूँगा और इंटरव्यू के मतलब भी कि आपने इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें क्या क्या आपने रिस्पॉन्सेस करने हैं, आंसर कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले पहला पार्ट हम बात करेंगे आइट्स और टॉफल पे कि आइट्स और टॉफल रिक्वायर्ड है अमेरिका के अंदर या नहीं है। मैं सिंपली जो एज आ कंसल्टेंट, एज आ एजुकेशनल कंसल्टेंट, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये काम करता हूँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क में मेरा ऑफिस है। मैं सबसे पहले अगर तो कोई अच्छा स्टूडेंट्स है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ के आगे निकलना चाह रहा है तो मैं उसको सजेस्ट और रिकमेंड करता हूँ कि वो आइट्स कर ले, आइट्स और टॉफल कुछ भी कर ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर भी और आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर भी। ये मेरी सजेशन है आपको कि अगर आप कर सकते हैं और आपके अंदर एक विल पावर है, एबिलिटी है, तो आपको आइट्स और टॉफल करना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सेकेंडली, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश के अंदर प्रोफिशेंट होना पड़ेगा एक लेवल तक। उसकी डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेंगे कि किस तरह आप समझते हैं कि आप इंग्लिश में प्रोफिशेंट हैं। उसका सबसे पहला तरीका कि आप आइट्स और टॉफल कर लें। ये कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी जल्दी कवर हो जाएंगी। इन केस बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आइट्स और टॉफल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, उनकी 100 रीज़न्स हैं। देर आर सो मैनी रीज़न्स बिकॉज आई हैव सो मैनी क्लाइंट्स कि वो चाहते हैं कि हम आर्ट्स नहीं करना चाहते या वो किसी भी रीज़न से नहीं करना करते। तो उनके लिए
कुछ और ऑप्शंस हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं। उन ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे, देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आपको गाइड करेगी कि किस क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप आइट्स और टॉफल नहीं प्रोवाइड कर सकते तो। उसमें चंद बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो। नंबर वन, कुछ यूनिवर्सिटीज़, नॉट एवरी यूनिवर्सिटी बट सम यूनिवर्सिटीज़, वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करती हैं ऑनलाइन। अगर वो आप टेस्ट पास कर सकते हैं, वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है, अगर वो आप पास कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसका आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट की बेस पे आपको आपका एडमिशन भी प्रोसेस हो जाता है और आपको वीज़ा में भी हेल्प मिलती है। सेकेंडली, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, वो यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट ऑफ़र नहीं कर रही, तो आपको अपनी पिछली जौन सी भी अपने रीसेंट डिग्रीज़ की हैं, चाहे वो ग्रेजुएट की है, चाहे अंडर ग्रेजुएट की है या मास्टर्स की है, अगर उसमें आपकी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो थी वो इंग्लिश थी और मोस्ट प्रॉबली एवरीवेयर इट्स इन इंग्लिश, मोस्ट प्रॉबली वो इंग्लिश में ही होंगी जो भी आपने रीसेंट डिग्रीज़ अचीव की हैं, उसकी इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी और एग्ज़ाम लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी। तो अगर वो आपकी इंग्लिश में थी तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर, अपने डिपार्टमेंट, अपने इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवाएंगे कि उसमें स्टेटेड होगा, उसमें लिखा होगा कि आप की ये जो भी वो डिग्री हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो, कि उसकी इंस्ट्रक्शनल एंड एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश थी। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। तो एक तो वो आप चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्डली, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, वो डायरेक्टली स्काइप पे या फ़ोन पे आपको कॉल करके आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल चेक करेंगे कि आप वाकई ही इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, लर्निंग, आपकी राइटिंग और रीडिंग भी अच्छी है। उसका राइटिंग के अंदर वो आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर कर लेंगे कि एक स्टेटमेंट लिख दें और वो सेंड कर दें, वो आपकी क्वालिटी राइटिंग चेक कर लेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वही बात कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पे, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन मेरी सजेशन जो है आपको कि अगर आइट्स और टॉफल कर सकते हैं तो दैट्स अ गुड फॉर यू, दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू। सो कंक्लूजन, इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि आइट्स और टॉफल कंपलसरी नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, वो कंपलसरी है। उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं। उस बेस पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपका वीज़े में भी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का पार्ट कंप्लीट कर लें, फर्स्ट पार्ट है आपकी, फर्स्ट स्टेज है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, कि आप उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्योंकि आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा काउंसलेट में जाके, जिसके लिए ये सबसे पहले ये स्टेज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना कोर्स डिसाइड करेंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है कि आपका उसमें मेजर क्या होगा, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल है कि आपका उसका मेजर क्या होगा, वो चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेस है, चाहे वो साइंस का कोई और सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशल साइंसेस हैं, चाहे वो लॉ है, जिसमें भी, या वो आईटी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप एज अ कैरियर लेके जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने खुद से वो डिसाइड करना है कि दिस इज़ अ राइट कोर्स फॉर मी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ को देखना बहुत ही आसान है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। आप डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप गूगल में लिखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूयॉर्क, तो यू विल गेट अ होल लिस्ट। इसी तरह
आप टेक्सास में करना चाहते हैं, आप पेंसिल्वेनिया में करना चाहते हैं, आप कैलिफोर्निया में करना चाहते हैं, आप न्यू जर्सी में करना चाहते हैं, जहाँ भी जिस स्टेट में भी आप की विश है, अगर तो आपकी कोई विश लिस्ट में कुछ स्टेट्स हैं तो आप डायरेक्टली उसी स्टेट में उस यूनिवर्सिटीज़ को चेक करें। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें आप इंटरनेशनल, तो सबसे पहले तो आप कोर्स लिस्ट को देखेंगे कि जो जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो कोर्स वो ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि कोर्स के बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल एडमिशन्स के मतलब आप उस सेक्शन में जाके, इंटरनेशनल एडमिशन के सेक्शन में जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। हर यूनिवर्सिटी ने का एक सेक्शन है बाकायदा उनकी वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशल उनका सारी फ़ी, ट्यूशन फ़ी एक्स्ट्रा है। तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टैब में जाके वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि आपकी ग्रेजुएट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और मास्टर्स की और पीएचडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब ये आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें वहाँ से, और मोस्टली रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं, कोई ऐसा कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। मोस्टली वो आपकी उनको आपकी डिग्रीज़, जो भी आपकी रीसेंट डिग्रीज़ हैं वो उनको चाहिए, एजुकेशनल डिग्रीज़ चाहिए, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी भी चीज़ पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आपको एडमिशन ऑफिस का ईमेल नज़र आएगा। आप इन एडमिशन ऑफिस को एक छोटा सा ईमेल करते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट शो करें कि आप इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो वो राइट अवे विद इन डे or 2 days they will get back you, they will send you all the details and everything that you need for your admission। तो इसके अलावा जब आप एडमिशन के लिए उनसे इन टच हो जाएंगे तो वो ख़ुद से भी आपको गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस बता देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एप्लीकेशन सेंड कर देंगे थ्रू ईमेल के फिल अप दिस सेंड अस बैक विद योर एजुकेशनल डिग्रीज़। और कुछ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल होता है, उस पोर्टल में लॉगिन करके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप कर देनी है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। सपोज़ किसी की $30 है, किसी की $50 और किसी की $100 है। एप्लीकेशन फ़ी उसको एज अ फ़ी वो आपसे लेते हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वो वेव ऑफ कर देती हैं। बस आपने उनको ईमेल करना है कि मुझे काइंडली ये वेव ऑफ कर दें, मैं एप्लीकेशन को प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। तो मोस्टली वेव ऑफ कर भी देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी करती। लेकिन एक दफ़ा आप चेक ज़रूर उनसे कर लें ईमेल करके कि अगर आपको वो वेव ऑफ कर दें, आपको कोई कोड सेंड करें कि एट द एंड आपने ये कोड डाल देना है, तो वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि आपको डाउट है कि आप शायद इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं, तो उसका भी सबसे बेहतरीन और सबसे एक्यूरेट जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपने सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स आप उनको ईमेल करें एडमिशन ऑफिस को। वो मोस्टली नॉट 100% बट 90% वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे और आपको रिस्पांस देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद जब आप अपना कोर्स डिसाइड कर लें, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लें और एडमिशन ऑफिस के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, वो ख़ुद से ही आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स का भी बता दें कि कौन कौन से चाहिए उनको। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं कि आप WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है जो डिग्रीज़ को एवेल्यूएट करता है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि आप वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लें, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर नहीं करती और मोस्टली नहीं करती। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ वो रिक्वायर करती हैं कि आप पहले एवेल्यूएट करवाएं अपनी डिग्रीज़ को।
उसके बाद प्रोसेस आ जाता है जब आपको यूनिवर्सिटी का पता चल जाए कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस स्टेट में जा रहे हैं। जब आप ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने देखना है कि आप क्या बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है जी बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है उसमें जो यूनिवर्सिटी और जो डिग्री आपने सेलेक्ट की है, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, उसमें आपने उनकी ट्यूशन फ़ी देखनी है कि कितनी है, और जिस स्टेट के अंदर वो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं। ये भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है कि लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, अगर आप उनको ईमेल करें। इवन कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी हैं कि ये ट्यूशन फ़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ये लिविंग एक्सपेंसेस हैं इस स्टेट के। तो ट्यूशन फ़ी अगर वो आपको वेबसाइट से ना मिले तो आपको उनको ईमेल भी करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये स्टेट लिविंग एक्सपेंसेस हैं 1 साल के। तो ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस, जितनी भी ट्यूशन फ़ी होगी वो और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों को इकट्ठा करके आपने टोटल कर लेना है, और उतना जो टोटल होगा उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की और डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट फ़ी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर क्रेडिट के अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर सेमेस्टर लमसम चार्ज कर लेती हैं। वो आपको बता देते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंसेस होंगे आपके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको पर क्रेडिट के अकॉर्डिंगली बताती हैं कि पर क्रेडिट ये हमारा ट्यूशन फ़ी है और आपने इसको इतना पे करना है। जितने भी क्रेडिट आवर्स आप लेंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली पे करना है। जैसे सपोज कर लेते हैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 23,300 होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। उसमें से 1900 बुक्स के चार्जेस हैं। ये एस्टिमेटेड होता है सब कुछ, ये एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती, ये एस्टिमेटेड है कि इतना हो सकता है आपका। और बाकी 21,000 जो हैं वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो उनके अकॉर्डिंगली आपने 23,000 बैंक में शो करवाना है कि आपका एनुअल एक्सपेंसेस आपके पास हैं इतने। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं पेन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, MBA की उनकी ऑलमोस्ट 45,000 है, और इसी तरह बिज़नेस के रिलेटेड जो उनके कोर्सेज़ हैं उसके 30,000 है। इसी तरह इंजीनियरिंग की 51,000 है, और इसी तरह कुछ और डिग्रीज़ की 29,000। इसी तरह अगर NYU को देखें तो उनकी भी डिफरेंट फ़ीस डिफरेंट कोर्स के हिसाब से। लेकिन USA में ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन गुड न्यूज़ ये है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप देती हैं। जो ही आप एडमिशन अप्लाई करेंगे साथ ही वहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर ही आप एडमिशन ऑफिस को कहेंगे कि मुझे स्कॉलरशिप फॉर्म चाहिए, साथ ही आप स्कॉलरशिप फॉर्म भी सबमिट करवा देंगे। मेरी फर्म यही हम भी यही सारा प्रोसेस करते हैं। जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म उनको जमा करवा देते हैं तो वो आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख के आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं। समटाइम दे ऑफ़र यू 80% स्कॉलरशिप, समटाइम they offer you 70, 50, 30, 20%. It depends on your educational background. I have so many clients who got like 70, 80% scholarships, and some are like 50%. So it depends on all depends on your educational backgrounds. यूनिवर्सिटी एवेल्यूएट करती है आपके डिग्रीज़ को, एजुकेशन को, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स 50% स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं। तो जो आपकी स्कॉलरशिप के बाद जो फ़ी बचेगी वो और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों इकट्ठे करके आपने बैंक में शो करने हैं। अब मोस्टली आपको मैं रफली आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और फ़ी कितनी है और आपकी डिग्री कौन सी है। रफली आप दोनों चीज़ों का एस्टिमेट है, लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी का $30,000 का आप एक रफली आइडिया ले लें कि इतने आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। 30,000 को आप अपनी अकॉर्डिंगली करेंसी से मल्टीप्लाई कर लें, रफली इतने आपके अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए।
अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कि बैंक स्टेटमेंट किसकी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी भी हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट आपके किसी भी रिलेटिव की भी हो सकती है, आपके किसी दोस्त की हो सकती है, आपके किसी भी जानने वाले की हो सकती है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहा हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपकी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, अगर किसी और की आप स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ उसका एफिडेविट लगेगा जिसके ऊपर वो लिखेगा कि मैं इसको इसकी एजुकेशन के फिनंशियल जो एक्सपेंसेस हैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ, मैं अफोर्ड करूँगा, ये मेरी फिनंशियल स्ट्रेंथ है। उसके साथ वो अपना बैंक लेटर लगाएगा या अपना बैंक स्टेटमेंट लगाएगा। इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे कर दूँ कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बैंक के अंदर लास्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 1 मंथ से आपके पैसे होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, एटलीस्ट जिसका भी आप बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी भी स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है, एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैसे आप एक दिन पहले जमा करवा के नेक्स्ट डे जाके, डेफिनेटली अगर एक दिन पहले आप पैसे जमा बैंक में करवाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि हम बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करें। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन लाइक हाउ टू मैनेज दिस वन। सो इसका तरीकाकार मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इसका अगर आप कहीं से अरेंज करते हैं तो एक दिन पहले बैंक के अंदर पैसे रखवाएं, क्योंकि आप एक दिन पहले रखवाएंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट तो मिलेगी नहीं। बैंक स्टेटमेंट तो 1 मंथ बाद जनरेट होती है। तो आप नेक्स्ट डे बैंक जाएँ, उन्हें कहें मुझे मेंटेनेंस लेटर बना दे, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बनवा दें। उस अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के अंदर बैंक वाले बैंक होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर और उसके अकाउंट के अंदर करंटली जितने भी पैसे होंगे वो मेंशन कर देंगे कि इस वक्त इस अकाउंट के अंदर $30,000 अवेलेबल है, या आपकी करेंसी जो भी करेंसी है उसके अकॉर्डिंगली वो अवेलेबल है। सो वो लेटर लगा के, अगर वो आपका अपना है तो सिर्फ वो लेटर चाहिए, अगर किसी का है तो उस लेटर के साथ एफिडेविट चाहिए, वो लगा के तो आप यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है। मोस्टली एडमिशन के वक्त, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू प्रोवाइड अ बैंक स्टेटमेंट टू शो दैम दैट यू कैन अफोर्ड दिस एजुकेशन एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं बैंक स्टेटमेंट आप बेशक हमें ना प्रोवाइड करें, आप डायरेक्टली जाके एम्बेसी में प्रोवाइड कर दीजिएगा। लेकिन मोस्टली एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमने जितने भी क्लाइंट्स किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं नहीं, लेकिन मोस्टली आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी फिनंशियल स्ट्रेंथ शो करें, क्योंकि I-20 के ऊपर उन्होंने वो मेंशन करना होता है। तो इस तरह से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं कि आप एक दिन पहले पैसे उसमें रखवा के बैंक से लेटर लें, मेंटेनेंस अकाउंट लेटर लें, वो लेटर पे एडमिशन करवाएं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा नेक्स्ट डे बेशक उससे विड्रॉ कर लें, वो कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन जब आपको दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से उसके अंदर पैसे रखवाना पड़ेंगे। जिस दिन आप एम्बेसी जाएंगे आपको नया लेटर लेके जाना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस का। अगर आप बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, मज़ीद क्लियरली आप करना चाहते हैं, इसमें बैंक मैनेजर भी काफ़ी हद तक सम टाइम आपकी हेल्प कर देते हैं। वो आपको सारा तरीका बताते हैं कि कैसे आप ये करेंगे। दे नो वेरी मच लाइक दे हैव डील सो मैनी स्टूडेंट्स। सो आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो उसके बाद जो भी मैंने पहले आपको प्रोसेस बताया था कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी आ गई, आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे आ गए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है, बैंक स्टेटमेंट को भी स्कैन कर लेना है। आपने सारी चीज़ें स्कैन करके, इसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए, जिस जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आप की रीसेंट डिग्री थी या उससे पहले, चाहे किसी भी आपके किसी प्रोफेसर या आपके कुलीग, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके कुलीग का रिकमेंडेशन लेटर भी उसको बोलते हैं, रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं। 2 रेफरेंस लेटर आपको चाहिए। अगर आपके प्रोफेसर्स आपके लिए लिख दें, उसमें जस्ट उन्होंने आपकी
क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ आप उन्होंने मेंशन करनी होती हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो 2 रेफरेंस लेटर भी आपको चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है जी। और एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए कि उस स्टेटमेंट के अंदर आपने बताना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका अगर आपको जॉब करते हैं तो आपका एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, और आपके फ्यूचर एम क्या है कि आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसको अचीव करने के बाद आपके क्या एम्स हैं, कि आपकी कैरियर में वो कैसे हेल्प कर सकती है। ये एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं। ये अगर आप इन अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो 1 पेज स्टेटमेंट काफ़ी है, अगर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं तो फिर भी 1 और 2 पेज काफ़ी हैं, अगर आप मास्टर्स लेवल पे जा रहे हैं तो फिर 2-3 पेजेस और क्वालिटी पेजेस होने चाहिए, क्वालिटी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप SJD या आप PhD के लिए रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो फिर आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है। जो भी आप अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है तो वहाँ वो आपको ऑप्शन देंगे कि यहाँ आपने अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट्स, वो आप वहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी रिसीव कर लेगी, वो आपको फिर डिसीजन दे देंगे कि आपका एडमिशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको उनको ईमेल करना है तो फिर भी ईमेल के साथ अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दें, फिर भी वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरह वो आपको एवेल्यूएट करके आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके आपको बताएंगे कि क्या आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर आपको वो ऑफ़र लेटर इशू करेंगे। ऑफ़र लेटर में वो बताएंगे कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई वो कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन मीन कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई सीट डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा या आपको कोई फ़ी पहले जमा करवानी पड़ेगी, तो उस ऑफ़र लेटर के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने करना है। जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे जो भी ऑफ़र लेटर के अंदर लिखी गई हैं, उसके बाद वो आपको I-20 इशू कर देंगे। I-20 एक ऑफिशियल लेटर होता है, इसकी भी फ़ी अलहदा से पे करनी पड़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे फ़ी पे करेगी जो आप उसको फ़ी पे करेंगे। तो I-20 आपको इशू करेंगे। I-20 वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होता है। I-20 की बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। वो ऑफिशियल I-20 आपको इशू कर देंगे। जब आपको I-20 इशू हो गया, इट्स मीन के अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एडमिशन आपने सिक्योर कर लिया, आपको I-20 इशू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जी, आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। US कौंसलेट की वेबसाइट पे जाके अपने कंट्री की जो भी आपकी US कौंसलेट की वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर जाके वीज़ा एप्लीकेशन होगी। वीज़ा एप्लीकेशन आपने फ़िलअप करनी है। उसकी कुछ फ़ी होती है, हर कंट्री की डिफरेंट फ़ी है, चाहे वो $200 है या 300 या $260 है। मोस्टली $260 है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के डिफरेंट भी होती है। इसलिए जो भी वो वीज़ा फ़ी होगी वो आप स्टेप टू स्टेप जब वो एप्लीकेशन फ़िलअप करेंगे, वो भी बहुत ईजी एप्लीकेशन है, किसी की हेल्प की उसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें वेरी सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आपसे मांगे, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। सिंपल आपकी डिटेल्स चाहिए उससे एक सिंपल सी एप्लीकेशन के अंदर। दैट्स अ वेरी इजी स्टेप, एंड इसके लिए मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं आपको, जिसमें कि आपको ज़रूरत नहीं है। वीज़ा एप्लीकेशन जमा होने के बाद वो आपको एक आपका चलान फार्म जनरेट कर देंगे। वो चलान फार्म पे आपने ऊपर बता देंगे कि ये चलान फार्म कौन कौन से बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। वो चलान फार्म आप बैंक में जाके वो फ़ीस जमा करवा देंगे। जब वो फ़ीस जमा हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू की डेट अलॉट कर देंगे। वो भी आपको वेबसाइट पे जाके जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, उसमें आपको जाके तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो that's also very easy step, that's not a like a big deal। उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है डेफिनेटली। और एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लें कि इंटरव्यू कोई बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होता स्टूडेंट्स का। दे हैव ओनली 2 to 3 minutes फॉर यू, मैक्सिमम 5 minutes। So in those 5 minutes or 2 minutes or 3 minutes, they will ask you few questions, few basic questions, not too much. They don't have much time for these things.
सो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। वो सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक करते हैं जी, आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहे। क्योंकि जो बंदा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, इट्स मीन समथिंग इज़ रॉन्ग बिहाइंड द सीन। सो दे जज यू, आफ्टर दैट दे डिसाइड क्वेश्चंस क्या क्या करते हैं। वो आपका एजुकेशन का मतलब पूछ लेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। आप बता सकते हैं जी, आई गॉट गुड ऑफर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, दे ऑफर मी अ गुड स्कॉलरशिप। सो दिस वे यू कैन टैकल द क्वेश्चन। बट आपको ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं करने, डिटेल्स आंसर्स नहीं करने, जस्ट स्टे शॉर्ट। सो शॉर्ट आंसर्स करें, जो वो पूछे टू द पॉइंट आंसर करें, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं करने। लेकिन वो आपसे 3-4 क्वेश्चन या सम टाइम वो आपसे पूछ लेगा। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का कोई इशू है तो वो शायद आपसे इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट मांग ले जो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया है। अगर तो आपने टॉफल और आइट्स प्रोवाइड किया है तो दैट्स वेरी प्लस पॉइंट, वो आपका देख के वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया है, चाहे वो आपने यूनिवर्सिटी लेटर लगाया है आपका, या आपने कोई और टेस्ट के थ्रू आपने उसको पास किया है, तो फिर भी वो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा सम टाइम वो बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं जी। वो आपसे पूछेगा कि ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं ये कौन अफोर्ड करेगा। शायद वो डॉक्यूमेंट्स ना मांगे, इन चीज़ों के वो डॉक्यूमेंट्स ना मांगे, वो जस्ट आपसे पूछता जाए कि कौन अफोर्ड करेगा। तो जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है, जो बैंक स्टेटमेंट आप अपने साथ लेके गए हैं, वो आप बताएंगे। अगर तो वो आपका अपना अकाउंट है, अपने नाम से है, तो आप बताएंगे कि मैं खुद अफोर्ड करने चाह रहा हूँ। अगर आपके फादर क्या है, मदर क्या है, ब्रदर क्या है, सिस्टर क्या है, तो आप बता सकते हैं जी ये फ़लाँ अफोर्ड करेगा। अगर किसी रिलेटिव क्या है तो आप बता सकते हैं जी ये फ़लाँ रिलेटिव है मेरा, ही विल अफोर्ड दिस एक्सपेंसेस। तो वो आप, अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको उसको डॉक्यूमेंट शो करवा देने हैं। इससे ज़्यादा आपसे वो कुछ नहीं पूछेगा, और एट द स्पॉट ही आपको बता देगा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर तो अप्रूव्ड हुआ, वो वर्बली शायद ना बताए, लेकिन अगर अप्रूव्ड हुआ तो वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेगा। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आपको पासपोर्ट वापस कर देगा और एक साथ लेटर दे देगा, एक फॉर्म, प्री प्रिंटेड फॉर्म दे देगा जिस पे रिजेक्शन की रीज़न्स लिखे होंगे। लेकिन मोस्ट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके आंसर्स ठीक दे रहे हैं, इंग्लिश उसकी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसको कोई ज़्यादा डिटेल्स ना वो क्वेश्चंस करते हैं और ना ये डिटेल्स वो आंसर सुनते हैं। सो दे हैव ओनली लाइक 2 to 3 minutes। मेरे जितने भी क्लाइंट्स गए हैं, मोर देन 100 क्लाइंट्स स्टूडेंट्स आई हैव सेंड टू कॉन्सलेट, मोस्टली का 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ है। कुछ हैं 5 to 7 मिनट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन मोस्टली 3 to 5। और इसमें जो अप्रूवल रेशो है वो भी 80 to 90% रही है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।